अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बाद सर दूसरा, हम तो मिटा दिए, ध्यान ही नहीं दिए कि वीडियो पॉज हो गया है। दूसरा होता है सर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, हम अब आपको दोस्तों ये सभी नदियों के ड्रेनेज सिस्टम एक एक करके पढ़ाएंगे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ाएंगे। और सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ाने के साथ साथ हम इसमें दोस्तों आपको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि हमने डैम बना के पन बिजली ले लिया, नहर निकाल के खेतों में पानी पहुंचा दिया, ऊपर सड़क बना के नदी से पार जाने का रास्ता दे दिया। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है उन नदियों पे हम इन परियोजनाओं को भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो आज से हम अपना नदी तंत्र चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलिए पहला नदी तंत्र पे आते हैं और वो नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। चलिए दोस्तों, हमने आपको एक डायग्राम बनाया है। हम पहले इस डायग्राम से सभी नदियों को समझ लेते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए एक डायग्राम की मदद से आपको हम बताएंगे कि कौन कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये सभी छोटे छोटे झील हैं। मान लीजिए कि इसको थोड़ा और छोटा करो क्योंकि ये इस साइड अंदर की ओर है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ये डायग्राम है। फिर आपको इंडियन मैप पे हम मैप खोल के आपको ये सभी नदियों के बारे में बताएंगे। तो पहला नदी है दोस्तों सिंधु नदी। ये पूरा का पूरा जो बड़ा तंत्र आपको दिख रहा है ये है सिंधु नदी। अब ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि स्पष्ट पता चले। सिंधु नदी, ये झेलम है, रावी, सही तो था, रावी, चेनाब, व्यास और ये है सतलज। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं सर, ये आयताकार अपवाह तंत्र है जिसमें एक जगह आके सभी नदियां आके मिल जाती है। और इस जगह को हम क्या बोलते हैं सर, इस जगह को हम बोलते हैं पंचनद, जहां आके 5 नदियों का संगम होता है अरब सागर में गिरने से पहले। इन नदियों को बोलते हैं पंचनद। अब हम जानते हैं प्रत्येक झील से जहां से कि ये नदियां निकलती है, कौन कौन से झील के स्रोत हैं। ये कैलाश मानसरोवर है सर एक जगह तिब्बत में। कहाँ है सर? तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और झील का नाम है बोखुर चौ। और एक ग्लेशियर सर, ग्लेशियर क्या होता है कि चूंकि हमने बोला कि पर्वत है और पर्वत की ऊंचाई बढ़ने पे, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटने के साथ क्या होता है कि सर यहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाते हैं। टेम्परेचर घटने के साथ जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बर्फ़ के रूप में होती हैं। अगर यही किसी कारण से, कोरिजन के कारण ये बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिर गए और टेम्परेचर इसको ज़्यादा मिला, ये टेम्परेचर मिल के ये पिघल के आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर किसी एक स्रोत, जो मान लीजिए जहाँ पे एक बंद आकृति हो और जहाँ पे ये जल जमा हो जाए, उस जगह को हम लोग बोलते हैं झील। अगर इसी में से कोई रास्ता मिल जाए और ये नदियाँ आगे की ओर बढ़ जाए, ये स्रोत से एक वाहिका निकल जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग वाहिकाएं या फिर नदी स्रोत। वाहिकाएं या नदी स्रोत। और यही सिंधु नदी का स्रोत है। और इस ग्लेशियर का नाम है स्नो ख्यावाब। इस ग्लेशियर का नाम सर, ये ग्लेशियर एक तरह से बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसमें बहुत मात्रा में जल होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में जब वो टेम्परेचर प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप को पिघला के एक स्रोत के रूप में बढ़ जाता है। इसको हम लोग शेरमुख भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? इसको, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी गिरती कहाँ है? अरब सागर में, अरबियन सी में। सिंधु नदी गिरती कहाँ है? अरब सागर में। तब इसके बाद हम अब बात करते हैं सिंधु नदी के 4 इम्पोर्टेंट सहायक, 4 नहीं 5, जो पंचनद आके मिलता है।
चलिए अब हम बात करते हैं झेलम नदी के उद्गम स्थल की। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल आपको एक झील है, उसका नाम है वेरीनाग। इसको हम डिटेल से आपको मैप में भी दिखा देंगे। और रावी नदी एक जगह है बारालाचा, वहाँ एक झील है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद ब्यास नदी से ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। चलिए हम सिंधु और सतलज को पढ़ा रहे हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में पहले हमने 5 प्रमुख, जिसको हमने पंचनद का नाम दिया है, और हमने कहा कि ये पंचनद नदियाँ सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जो सिंधु नदी में आके मिलती है जब अरब सागर में गिरता है। और यह चेनाब नदी है, चेनाब नदी और रोहतांग कुंड है। ये जगह हम सब आपको मैप में दिखाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका उद्गम स्रोत क्या है। और हम अब आते हैं सतलज नदी, जो लास्ट बचा है, लेकिन अभी हम सिर्फ नाम और उसका उद्गम स्रोत बता रहे हैं। फिर इसकी सहायक नदियां, इस पे प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और बहुउद्देशीय परियोजना है, वो क्या है। तो अब इसके बारे में बताने से पहले एक बार सतलज नदी का उद्गम स्रोत देख लीजिए। तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और इसी स्रोत के जस्ट पास में, जैसे इस मैप ने बोला कि मैंने बोला कि एक पर्वत है, यहाँ अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा, जिसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं, अगर कोरिजन या अपर्दन के कारण ये टूट के गिर गया नीचे की ओर आने के कारण इसका क्या हुआ, इसको कुछ टेम्परेचर प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये पिघल गया। इस टेम्परेचर के कारण ये एक जलवाहिका यानी नदी स्रोत के रूप में निकला। तो ये ग्लेशियर यहाँ है, मान लीजिए एक ग्लेशियर यहाँ टूट करके आ गया, ये नदी से अब यहाँ से निकली कौन सी नदी, सतलज। और उस झील का नाम क्या है, राकसताल। जगह यही है सर, कैलाश मानसरोवर। तो दोस्तों आज हम आपको बस सिंधु नदी तंत्र की एक झलक दे के छोड़ देते हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ आप नदी तंत्र के बारे में जान लो, हम इसके बाद आपको एक एक करके डिटेल से सिंधु नदी कहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, जैसे कि दमचक से जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से प्रवेश करती है। फिर झेलम नदी कहाँ पे मिलती है, चिनाब नदी कहाँ मिलती है, ब्यास नदी सतलज में कहाँ मिलती है, और ये सभी कहाँ मिलते हैं सिंधु नदी में। ये सभी स्रोत पूछा जाता है कि ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इसका मुहाना कहाँ है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो एक एक करके दोस्तों आपको कल के क्लास में फिर से डिटेल से बताया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। लेकिन हाँ, अफवाह तंत्र शुरू हो गया है, तो आप एक काम जरूर करेंगे, आपके पास जो भी स्रोत होगा आप उससे या गूगल करके कम से कम ये ज़रूर देखेंगे कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो है उस पर कौन कौन सी परियोजना है, क्योंकि ये परियोजना हमेशा याद रखने वाला चीज़ है। इसीलिए जब हम इसको पढ़ाएं तो ये हार्ड ना लगे। एक बार आप इसको गूगल करके परियोजना ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल के क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र को पूरा डिटेल से और अच्छे से पढ़ा के हम आपको परियोजना पे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा।